अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर की एक पोएम द रेन, जो कि W.H. डेवस ने लिखी है। W.H. डेवस की इस पोएम को डिस्कस करने से पहले पोएट का थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस पोएम की टेक्स्ट को देखेंगे। पोएम की टेक्स्ट को देखने के साथ साथ इसके अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में यूज हुई है वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। W.H. डेवस, जो कि 3 जुलाई 1871 को पैदा हुए और 26 सितंबर 1940 में इनकी डेथ है। इसका मतलब यह है कि इसकी राउंड अबाउट 69 ईयर्स एज बनती है। इन 69 ईयर्स के अंदर W.H. डेवस ने गुर्बत की लाइफ को देखा है। उसके अलावा ये एक पेडेस्टल बन के जिंदगी गुजारते रहे। उसके अलावा पेडलर के साथ साथ ये बैगर की लाइफ भी गुजारते रहे। मतलब गुर्बत की वजह से ये बैगरी के प्रोफेशन को भी अडॉप्ट किए हुए थे, और एक लेग भी इनकी कट चुकी थी, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान कुन जिंदगी में से गुजरे हैं। अगर बात की जाए इनकी लाइफ की, तो इनकी लाइफ के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार इन्होंने देखी है। जब ये 44 ईयर्स ऑफ एज थे तो 1914 में जो वर्ल्ड वार 1 हुई उसको भी इन्होंने देखा। तो सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ऑब्जर्व किया, और गरीबों के साथ उठना बैठना इनका बहुत ज्यादा था, क्योंकि खुद भी गरीब थे। तो इस वजह से ये नेचर के बहुत करीब थे, क्योंकि जो गरीब होते हैं वो नेचर के बहुत करीब होते हैं। तो इस वजह से नेचर को ऑब्जर्व करते हुए ये वाले नेचुरल एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स भी हमें इस पोएम के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए इसके एरिया की, तो 1871 में वेल्स के इलाके में ये पैदा हुए हैं। आपको पता है यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स, ये 4 स्टेट को इकट्ठा करें तो यूनाइटेड स्टेट बनता है। तो ये वेल्स में इनकी पैदाइश है। अब मजीद इसके अंदर पोएम में जो टेक्स्ट यूज की गई है पहले उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको देखेंगे, और एंड पर जो लिटरेरी डिवाइसेस इसके अंदर यूज हुई हैं, फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई हैं, उनको देखते हैं। तो शुरू करते हैं। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं पत्तों को पानी पीते सुनता हूं। यहां पर लिसन का वर्ड नहीं यूज किया गया, हियर का वर्ड यूज किया गया है। हियर होता है अनकॉन्शियसली किसी चीज को सुनना, अनइंटेंशनली किसी चीज को सुनना। तो लिसन होता है अटेंटिव होकर किसी चीज को सुनना। इसलिए पोएट ये कहना चाहता है कि बारिश हो रही है और मैं बगैर तवज्जो के, मतलब मेरा इंटेंशन नहीं है उस बारिश को सुनने का, लेकिन अनइंटेंशनली मुझे वो आवाज सुनाई दे रही है। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं पत्तों को पानी पीते सुनता हूं। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैं जो चोटी पर पत्ते उगे हुए हैं उनको पानी पीते सुनता हूं। यहां रिच लीव से मुराद वो जो ऊपर पत्ते उगे हुए हैं टहनियों पे, उनकी बात की गई है। गिविंग द पुअर बीनीथ, जो नीचे वाले को पानी दे रहे हैं, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, एक एक कतरा करके, मतलब कतरे के बाद कतरा। टिस अ स्वीट नाइस टू हियर, और ये आवाज बड़ी प्यारी है सुनने के लिए। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, और ये सब्ज पत्ते करीब ही पानी पीते हैं। पोएट के करीब पानी पी रहे हैं तो इस वजह से उसने, ये है इजी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट स्टैंजा को अगर हम देखें, एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज बाहर निकलता है, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, बारिश के रुक जाने के बाद। तो यहां पर कंडीशनल सेंटेंसेस यूज किया गया है। कंडीशनल सेंटेंस है कि जब बारिश खत्म हो जाएगी तो सूरज निकल आएगा। तो अ वंडरस लाइट विल फिल, हैरान कुन रोशनी भर देगी, ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर तारीख गोल कतरे को। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मैं उम्मीद करता हूं सूरज बड़ी आबोताब से चमकेगा। इस या इट विल बी अ लवली साइट, तो ये एक बड़ा खूबसूरत मंजर होगा या नजारा होगा। यह है इजी ट्रांसलेशन। अब अगर हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखें
तो फर्स्ट लाइन में है आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन यूज किया गया है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई। उसके बाद अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो हियर वर्ब बनता है, हियर के बाद लीव्स नाउन का काम करेंगे, ड्रिंकिंग रेन बारिश का पानी पीते हुए, तो ड्रिंकिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है और रेन जो है वो नाउन है जो यहां पर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखें तो आई सब्जेक्ट का काम करेगा, वैसे ये प्रोनाउन है, हियर दोबारा वर्ब आ रहा है, रिच एडजेक्टिव का काम करेगा, लीव्स नाउन के तौर पर यूज हुआ है, ऑन टॉप ऑन जो है वो प्रेपोजिशन है और टॉप नाउन के तौर पर आ रहा है जो यहां ऑब्जेक्ट का काम करेगा। वैसे तो टॉप एडजेक्टिव होता है लेकिन चूंकि ये प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, नाउन बन रहा है, इस वजह से एडजेक्टिव की जगह पर ये नाउन का काम करेगा टॉप। नेक्स्ट अगर हम देखें तो गिविंग वर्ब का काम करेगा, द आर्टिकल है और साथ पुअर एडजेक्टिव लगा। तो आपको पता है पुअर या रिच एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इनसे पहले आर्टिकल द आ जाए जो कि डेफिनेट आर्टिकल है तो ये नाउन बन जाता है। द पुअर ये नाउन का काम करेगा ओवरऑल, ये आर्टिकल और ये एडजेक्टिव दोनों मिलके एज अ नाउन काम करेंगे। और बीनीथ एडवर्ब जो यहां पर नाउन का काम करेगा, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। ड्रॉप नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आफ्टर प्रेपोजिशन है और ड्रॉप फिर नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। नेक्स्ट देखें तो टिस यहां पर जो है वो कंट्रैक्शन फॉर्म यूज की गई है इट इज की, तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा, आ आर्टिकल है, स्वीट नॉइस स्वीट जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है और नॉइस शोर के मीनिंग में नाउन है। टू हियर यहां पर टू प्रेपोजिशन है और हियर वर्ब है, लेकिन टू हियर दोनों मिलकर ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। तो जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो तो इसको इन्फिनिटिव कहते हैं, इन्फिनिटिव एज अ नाउन काम कर रहा होता है। तो ये टू हियर इन्फिनिटिव के तौर पर हमारे सामने है। नेक्स्ट लास्ट लाइन है फर्स्ट स्टेंजा की, दीज एडजेक्टिव है जो कि यहां पर हमारे सामने प्रोनाउन का काम भी करता है, मतलब डीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर भी आता है, ग्रीन एडजेक्टिव के तौर पर आएगा, लीव्स नाउन है, ड्रिंकिंग एडजेक्टिव है, नियर नाउन पोएट ने अपने लिए यूज किया तो ऑब्जेक्ट के तौर पर यहां यूज किया गया। नेक्स्ट अगर हम स्टेंजा में देखें तो एंड कंजंक्शन का काम करेगा जोड़ने के लिए और व्हेन दोबारा कंजंक्शन का काम करेगा। यहां दो दफा कंजंक्शन इसलिए यूज किया गया है कि एक स्टेंजे को दूसरे स्टेंजे के या एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ जोड़ने के लिए ये कंजंक्शन का काम करेगा। और व्हेन द सन कम्स आउट यहां पर कंडीशनल सेंटेंस यूज किया गया है, अगर जब सूरज निकलेगा तो बारिश जो है खत्म हो जाएगी तो सूरज निकलेगा, तो ये कंडीशन के तौर पर कंजंक्शन का काम करेगा। तो ये एंड और ये व्हेन दोनों इसलिए इकट्ठे यूज किए गए हैं जो कि कंजंक्शन का काम करते हैं। द आर्टिकल है, उसके बाद सन नाउन का काम करेगा, कम्स वर्ब, कम्स आउट वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। नेक्स्ट है आफ्टर प्रेपोजिशन, दिस एडजेक्टिव है, उसके अलावा रेन बारिश जो कि नाउन है, शेल एडजेक्टिव के तौर पर, और वैसे शेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहां पर यूज किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, शेल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और स्टॉप वर्ब के तौर पर आएगा। रेन नाउन है, शेल हेल्पिंग वर्ब है और स्टॉप वर्ब है। नेक्स्ट देखें अगर सबसे पहले आर्टिकल आ गया, इंडेफिनेट आर्टिकल ए यूज किया गया है, वंडरस एडजेक्टिव है, लाइट नाउन है, विल हेल्पिंग वर्ब है, फिल वर्ब के तौर पर आया। अगर लाइन नंबर 4 को देखें तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव के तौर पर ईच एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डॉक राउंड एडजेक्टिव का काम करेगा और ड्रॉप नाउन के लिए यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है। नेक्स्ट देखें अगर तो सब्जेक्ट के तौर पर हमारे पास प्रोनाउन यूज किया गया है, आई की सूरत में, होप वर्ब है, द आर्टिकल है, सन दोबारा नाउन आ रहा है, शाइन्स वर्ब के तौर पर और ब्राइट एडजेक्टिव के तौर पर भी आता है और एडवर्ब के तौर पर भी आता है। तो यहां पर
वर्ब के साथ आ रहा है तो ये एडवर्ब का काम करेगा ब्राइट। और इट विल बी लवली साइट, ये सब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन यूज किया गया है। इट विल हेल्पिंग वर्ब है, बी वर्ब के तौर पर आया है, आर्टिकल है इंडेफिनेट आर्टिकल, और लवली एडजेक्टिव के तौर पर, साइट यहां नाउन का काम देगा। ये थे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको अलग-अलग अगर हम समझ के पढ़ें तो ग्रामर के ऊपर अच्छी खासी हमारी ग्रिप हो सकती है। अब हम चलते हैं इस पोएम को एज अ फिगर ऑफ स्पीच के हवाले से देखा जाए तो फिगर ऑफ स्पीच के लिए इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी बी डी डी। मतलब ए और सी पहली और तीसरी लाइन किसी दूसरी लाइन के साथ राइम नहीं करेगी, लेकिन दूसरी और चौथी लाइन आपस में राइम करेंगी, और फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन पांचवी और छठी लाइन आपस में राइम करेगी। तो देखते हैं, फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है रेन और इसका लास्ट वर्ड रेन है, और अगर हम देखें थर्ड लाइन को तो है बनीथ, और अगर सेकंड लाइन को देखें तो टॉप है। रेन ए, टॉप बी, बीनीथ सी। ये रेन और बीनीथ किसी के साथ राइम नहीं कर रही, लेकिन सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड था टॉप और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ड्रॉप, तो टॉप और ड्रॉप आपस में राइम करेंगी। इसका मतलब ए बी सी और ये दोबारा बी, और एंड पर फिर हियर डी आ गया और नियर डी आ गया। इसका मतलब है दूसरी और चौथी लाइन आपस में राइम है और पांचवी और छठी लाइन आपस में राइम है। पहली और तीसरी लाइन किसी से राइम नहीं करेगी। सेम राइम स्कीम जो है वो सेकंड स्टैंजा में भी यूज हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं आउट ए, स्टॉप बी, फिल सी, ड्रॉप बी, क्योंकि स्टॉप बी है और ड्रॉप बी, ये दोनों बी हो गए, और एंड पर ब्राइट और साइट ये डी के तौर पर राइम स्कीम में आई। अगर इस पोएम की अगर हम टोटल स्ट्रेंथ को देखें तो 2 सेस्टेट पर मुश्तमल ये पोएम है। सेस्टेट कहते हैं 6 लाइंस के स्टैंजा को। अब 6 लाइंस का जो स्टैंजा होता है उसे हम सेस्टेट कहते हैं, और 2 सेस्टेट इस पोएम में यूज हुए हैं। 6 लाइन का एक स्टैंजा और 6 लाइन का एक और स्टैंजा है। अगर बात की जाए एंजेममेंट की तो यहां एंजेममेंट भी यूज किया गया है। एंजेममेंट कहते हैं रन ऑन लाइन को। जब हम कोई लाइन पढ़ें और उसको समझने के लिए अगली लाइन को भी पढ़ना पड़े, क्योंकि उस लाइन की मुकम्मल सेंस क्लियर ना हो, तो इसको एंजेममेंट कहते हैं। जैसा कि गिविंग द पुअर बीनीथ, नीचे वाले को देते हैं। अब क्या देते हैं इसकी सेंस नहीं क्लियर हो रही, इसको समझने के लिए ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरे के बाद कतरा, तो इस टेक्निक को एंजेममेंट कहते हैं और यह रन ऑन लाइन है। इसी तरह अगर नेक्स्ट स्टैंजा की थर्ड लाइन देखें, अ वंडरस लाइट विल फिल, तो फिल क्या करेगी, मतलब क्या भर देगी, नहीं पता चल रहा। आगे वाली लाइन ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर तारीख गोल कतरे को, तो यहां पर भी एंजेममेंट का यूज किया गया है। अगर बात की जाए ऑक्सीमोरोन की तो लाइन नंबर 5 के अंदर ऑक्सीमोरोन यूज किया गया है। ऑक्सीमोरोन कहते हैं 2 डिफरेंट व्यूज को इकट्ठा यूज कर देना, पैराडॉक्स यूज करना। मसलन टिस अ स्वीट नाइस टू हियर, ये एक बड़ी प्यारा शोर है सुनने को। देखें जो स्वीट है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन नॉइस शोर होता है, तो नॉइस को स्वीट नहीं कहा जा सकता। पोएट ने यहां पर ऑक्सीमोरोन के तौर पर इसको यूज किया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए पर्सोनिफिकेशन की तो इस पोएम की फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट और 6 लाइन के अंदर पर्सोनिफिकेशन यूज की गई है, और नेक्स्ट स्टैंजा की थर्ड लाइन के अंदर भी पर्सोनिफिकेशन हमें मिलेगी। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, इंसान की खुसूसियात जब हम किसी बेजान को देते हैं तो इस टेक्निक को पर्सोनिफिकेशन कहती हैं। मसलन लाइन नंबर 1 में अगर हम देखें तो आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, अब पानी पीना इंसानों की खुसूसियत है, लिविंग थिंग्स की खुसूसियत है, तो यहां पर पत्तों को पानी पीते हुए सुनना, तो यहां ड्रिंकिंग जो है वो पर्सोनिफाई किया गया है। इसी तरह लाइन नंबर 6 के अंदर ड्रिंकिंग नियर, तो ड्रिंकिंग जो है ये पर्सोनिफाई किया गया है। अगर नेक्स्ट स्टैंजा की थर्ड लाइन देखें तो अ वंडरस लाइट विल फिल, एक रोशनी हैरान कुन भर देगी ईच डार्क राउंड ड्रॉप, अब भरना इंसानों का काम है, तो
तो ये ह्यूमन ट्रेड जो है वो नॉन लिविंग थिंग को दी गई है, मतलब लाइट को दी गई है, लाइट भर देगी, तो यहां पर ये पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट हमारी इस पोएम के अंदर एनाफोरा का यूज किया गया है। एनाफोरा किसे कहते हैं? रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड्स और फ्रेजेस इन द सेम लाइन इन टू और मोर देन टू लाइन्स। दोबारा सुन लें, रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड्स और फ्रेजेस इन टू और मोर देन टू लाइन्स, दो या दो से ज्यादा लाइन्स के अंदर अगर सेम फ्रेजेस यूज किए गए हो या सेम वर्ड्स यूज किए गए हो तो इस टेक्निक को एनाफोरा कहती हैं। तो अगर हम लाइन नंबर 1 को देखें और लाइन नंबर 2 को देखें तो ये एनाफोरा की एग्जांपल हमारे सामने है। जैसा कि पोएट कहता है आई हियर, और नीचे वाली लाइन में भी कहता है आई हियर, तो ये एनाफोरा की एग्जांपल है। उसके बाद जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है इस पोएम में वो है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया किसे कहते हैं? टू अपील हियरिंग सेंस, मतलब जो चीज हमारी हियरिंग सेंस को अपील करती है उसको, उस टेक्निक को हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। लाइन नंबर 1 में, लाइन नंबर 2 में और लाइन नंबर 5 में इसकी एग्जांपल्स हमें मिलेंगी। जैसा कि आई हियर लीव्स, मैं सुनता हूं, तो ये अपीलिंग किस चीज को कर रही है? सेंस ऑफ हियरिंग को, हियर। इसी तरह अगर लाइन नंबर 2 में देखें तो आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, यहां पर भी हियर जो है वो सेंस ऑफ हियरिंग के लिए यूज किया गया है। अगर लाइन नंबर 5 में देखें तो स्वीट नाइस टू हियर, यहां पर भी सेंस ऑफ अपीलिंग, सेंस ऑफ हियरिंग जो है उसको अपील किया जा रहा है। उसके बाद मेटाफोरिकल लैंग्वेज इस पोएम में यूज हुई है, जैसा कि रेन, लीव्स, सन, लाइट, ये मेटाफर के तौर पर हमारी इस पोएम में यूज किए गए हैं। नेचर का थीम इसके अंदर नुमाया है, ऑप्टिमिज्म का थीम इसके अंदर नुमाया है। ये वो चीजें हैं जो पोएट ने यहां पर मेंशन की हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।